तुम समझ रही हो कि आतिफ ने मुझ पर तशद्दुद वतन की मोहब्बत में किया होगा, मगर ऐसी बात नहीं है। उसने ये सब कुछ चंद टकों की खातिर किया है। उसने मुझे रिहा करने की कीमत 30 करोड़ रुपए तलब की है और ये रकम वसूल करके मुझे रिहा कर दिया। ये रकम अदा न करने की सूरत में मुझे वतन दुश्मनी की आड़ में मार दिया जाता। फाजिल खान ने हिना के सामने एक नया इंकिशाफ किया। हिना इनकार में सर हिलाते हुए रो पड़ी, पापा ये नहीं हो सकता। बाप की बातें उसके हलक से नहीं उतर रही थी। फाजिल खान तलखी से बोला, हाँ तेरा बाप झूठा है ना, लेकिन फिक्र न करो, मेरे पास एक तरीका है तुम्हें यकीन दिलाने का। ये कहकर वो हवास बाख्ता हिना को वहीं छोड़कर तेज कदमों से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। वापसी पे उसके हाथ में गिलाफ में लिपटा हुआ वो कुरान था जिस पर उसकी बीवी तिलावत करती थी। गिलाफ खोलकर उसने कुरान निकाला और आंखों से लगाकर कुरान को बोसा देते हुए बोला, बेटी मानता हूँ मैं गुनहगार हूँ, मगर मेरे मुसलमान होने का तो यकीन करती हो ना। मैं इस पाक कलाम की कसम खाकर कहता हूँ कि तेरे नाम नेहाद भाई आतिफ ने मुझसे 30 करोड़ रुपए रिहाई की कीमत वसूल की है, बल्कि वो इससे ज्यादा का तलबगार था। मजबूरन मैंने उसे लालच दिया कि अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता उसे दूंगा, और उस घटिया शख्स ने मुझे रिहा कर दिया। बेटी उसके कौल और फेल में तजाद है और जाहिर और बातिन में फर्क है। अगर अब भी तुम्हें यकीन नहीं तो बैंक में फोन करके मालूम कर लो मेरे अकाउंट से 30 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में मुंतकिल हुए हैं या नहीं। हिना की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो सर पकड़ते हुए बोली, पापा मैं आराम करना चाहती हूँ। फाजिल खान कुरान मजीद को वापस गिलाफ में लपेट कर उठा और हिना के माथे पर बोसा देते हुए बोला, गुड़िया हकायक का सामना करना बहुत मुश्किल है, मगर हकायक से पहलू तही करना बुज़दिलों का शेवा होता है। और याद रखना, रिश्ते सिर्फ खून के होते हैं, बाकी सब मतलब के दोस्त यार होते हैं। बेटी मैं तुम्हें खुशो-खुरम और हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूँ, और तुम्हारे दोनों आइडियल्स के बारे में हकायक छुपाकर मैं तुम्हें कहे बखेरते जरूर देखता, अगर मुझे यकीन होता कि ये खुशी दायमी है। लेकिन जानता हूँ कि ये खुशी बिल्कुल आर्जी है, और फिर आज तुम्हें जितना दुख हो रहा है, ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद ये किसी ऐसे नुकसान का बायस भी बन सकता था जिसका तहम्मुल शायद मैं न कर सकता। देखो माँ या बाप जब अपने कमसिन बच्चे के फोड़े को दबाते हैं तो खूब जानते हैं कि उनके जान से प्यारे बच्चे को तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन उनका मकसद बच्चे को तकलीफ में मुब्तला करना नहीं, बल्कि फोड़े से पीप और गंद का इखराज करना होता है। और उस वक्त की हल्की सी तकलीफ से बच्चे को बचाने का मतलब फोड़े को नासूर में बदलने का मौका देना है। शायद तुम्हें मेरे मौक़िफ़ की समझ आ गई हो। इस मर्तबा हिना ने कोई जवाब न दिया। वो ज़हनी लिहाज से इस काबिल नहीं रही थी कि बाप की बात को मोड़ सके। उसकी कैफियत को देखते हुए फाजिल खान को यकीन हो गया कि वो अपने मकसद में कामयाब रहा है। इस ड्रामे के पीछे ये मकसद कार फरमा था कि वो उसकी शादी अपनी मर्जी से करना चाहता था ताकि बेटी के फर्ज से सुबकदोश हो जाए, पर डरता था कि इस्माइल की मोहब्बत में डूबी उसकी बेटी इनकार न कर दे और वो किसी सूरत में उस पे सख्ती नहीं कर सकता था। इसलिए उसने जरूरी समझा कि बेटी को उससे बरगश्ता कर दे, और बेटी को उससे मुतनफ्फर करने का सबसे आसान तरीका यही था कि इस्माइल पे इल्जाम धरे जाएं। लेकिन इस ज़िमन में मुश्किल ये थी कि वो अपनी बात का कोई वाज़ेह सबूत पेश नहीं कर सकता था। उसकी ये मुश्किल आतिफ की रिश्वत लेने की हरकत ने पूरी कर दी। आतिफ के लिए उसकी बेटी के दिल में जो जज्बात पिन्हा थे वो उनसे नावाकिफ था, इसीलिए इस्माइल पे इल्जाम लगाने से मुत्तसिल वो आतिफ की शख्सियत को ज़ेर बहस ले आया कि वो उसकी रिश्वतखोरी और हिना से रिश्ते की बात पे वो कुरान मजीद की भी कसम खा सकता था। इस तरह उसने हिना को ये तासुर देने की कोशिश की गोया उसके बाप की कसम इस्माइल और आतिफ दोनों के ज़िम्मन में थी, और ये कि जब आतिफ जैसा आदमी धोखेबाज हो सकता था जिसे उसके बाप से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, तो इस्माइल क्यों ऐसा नहीं हो सकता था जो उसके बाप से दुश्मनी का भी दावेदार था। उसने आतिफ के कंधे पर बंदूक रख कर जो फायर किया था वो निशाने पर बैठा। उसकी बेटी एक बहुत बड़े शौक के ज़ेरे असर नजर आ रही थी। फाजिल बोला, ठीक है पापा की जान, जाओ आराम करो, इस मौजू पर कल बात होगी। वो अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही हिना ने लड़खड़ाते कदमों और लरसती सोचों से अपने बेडरूम का रुख किया। उसके दिलो दिमाग ऐसी आंधियों के जद में थे जो हर खुशी को खाशाक की तरह उड़ा कर ले जाने वाली थी। दानिश, आतिफ बोल रहा हूँ। वो बोला, मेरा ख्याल है आपको तारुफ करवाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपका नंबर न भी होता तो मेरे लिए आवाज पहचानना कोई मसला नहीं। थैंक्स कहकर उसने पूछा, कहाँ मिलोगे? वो बोला, इस वक्त तो अपने ऑफिस में हूँ। और खैर तो है, परेशान लग रहे हो। आतिफ बोला, सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। उसने मुस्कुराकर कहा, तो करो ना परेशान। आतिफ बोला, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। और फिर दानिश की मुंतजिर हूँ सुनते ही उसने फोन बंद कर दिया। आधे घंटे के बाद वो दानिश के सामने बैठा उसे सारी कहानी तफसील से
सुना रहा था। दानिश उसका एक अच्छा दोस्त था, उसका ताल्लुक ISI से था। वक्त पड़ने पर दोनों एक दूसरे की मदद के लिए कमर बस्ता रहते थे। आतिफ की बात खत्म होते ही वो मुस्तफसिर हुआ, तो इस ज़िम्न में मैं क्या कर सकता हूँ? जहाँ से ऑर्डर आया है वहाँ तक अपनी भी पहुँच नहीं है। आतिफ बोला, बस मुझे इन तीनों की निगरानी करवानी है। आतिफ बोला, आज शाम की फ्लाइट से आप 3 आदमी भेजें जो इन तीनों की निगरानी करें, और उस वक्त तक इनकी निगरानी करते रहेंगे जब तक इन्हें किसी नए मिशन पे पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क नहीं भेज दिया जाता, और फिर नई जगह का एड्रेस मुझे बताकर उनका काम खत्म हो जाएगा। अखराजात की फिक्र मत करना। दानिश ने कहा, इसके लिए तो एक आदमी ही काफी है, 3 इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? आतिफ बोला, जरूरत है ना, हो सकता है ये आगे जाकर अलहदा हो जाएं, और मुझे तीनों के एड्रेस चाहिए। दानिश ने कहा, ठीक है, और कुछ? आतिफ बोला, नहीं, बस 1 कप कॉफी पिलवा दो। दानिश नदामत से बोला, ओ सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा, और इंटरकॉम उठाकर कॉफी का बताने लगा। कॉफी पीकर आतिफ ने इजाजत लेते हुए वापसी की राह ली। डेवी पार्टी की रिहाई उसकी खुददारी और अना के लिए एक ताजियाना थी, मगर वो मजबूर था। अगर सिद्दीकी साहब शफकत भरी डांट न पिलाते तो शायद वो उनकी गर्दन उतारने का मुर्तकिब हो चुका होता। दफ्तर में बैठकर वो काफी देर पाकिस्तान की घिनौनी सियासत पर गौर करता रहा। उसकी महवियत इरफान ने आकर तोड़ दी। सर, वो खबीस आपसे मिलने की दरखास्त कर रहा है। आतिफ ने पूछा, कौन? इरफान ने कहा, कैदियों का सरगना मिस्टर डेविड। आतिफ बोला, क्या उनकी रिहाई का वक्त हो गया है? उसकी आवाज में छुपा दुख बहुत नुमाया था। इरफान ने कहा, जी सर। अपने भाइयों जैसे सीनियर का दुख इरफान के लिए भी अनजाना नहीं था। वो और उसके दूसरे तमाम साथी भी इसी कैफियत में थे। आतिफ उनके लिए एक आइडियल की हैसियत रखता था, मगर उस जगह पर आतिफ भी बेदस्तुपा हो गया था। वो क्या करते? वो मुंतशिर बालों में उंगलियां फेर कर उन्हें दुरुस्त करता हुआ बोला, ले आओ, और इरफान सर हिलाते हुए बाहर निकल गया। डेवी दफ्तर में दाखिल होकर चहका, गुड इवनिंग मिस्टर आतिफ। जवाबन आतिफ ने सर हिलाने पर इक्तफा किया था। वो बगैर पूछे कुर्सी संभालता हुआ बोला, मेजर रोहित से सुना था कि कोई आतिफ नाम का फर्द CI में है, अब ज़ियारत भी हो गई। आतिफ इरफान से मुखातिब होकर बोला, मेरी बात मुकम्मल होने तक अगर ये खड़ा ना हो जाए तो इसे उठाकर फेंक देना। जी सर कहकर इरफान कुर्सी पे बैठे डेवी की तरफ बढ़ा, मगर इससे पहले वो घबरा के कुर्सी छोड़ चुका था। मिस्टर आतिफ, ये क्या मजाक है? आपके यहाँ मेहमानों से ये सुलूक किया जाता है? आतिफ ने कहा, मिस्टर तुम मुजरिम हो, और जाते जाते मेरी ये नसीहत याद रखना, कोशिश करना दोबारा मेरा सामना ना हो, वरना खैर वो वक्त आने पे बता दूंगा। डेविड बोला, मिस्टर आतिफ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आतिफ ने पूछा, तुमने मिलने की ख्वाहिश की थी? क्या अपनी ताकत दिखाना चाहते हो? वो बोला, नहीं, वो हर पाकिस्तानी को वैसे ही मालूम है कि एक अमरीकी को पाकिस्तान में कितने हुकूक हासिल हैं। बस आप जैसे कुछ जिद्दी इस बात को तस्लीम नहीं करते। बहरहाल मैं ऑफर लेकर हाजिर हुआ हूँ। आतिफ बोला, सुन रहा हूँ। डेवी बोला, हमारे लिए काम करो, ग्रीन कार्ड और माहाना लाखों का मुआवजा वसूल करोगे। काम भी कोई खास नहीं, बस हमारे मकामी कारकुनों के कामों से आंखें बंद रखो, आपको बजाते खुद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आतिफ बोला, मेरे सीनियर ने तुम्हें कत्ल करने से मना किया है और मुझे उनका हुक्म बहालत मजबूरी तस्लीम करना पड़ा, लेकिन ये यकीनी बात है कि तुम अगर मजीद चंद मिनट भी सामने रहो तो मेरे सब्र का पैमाना छलक पड़ेगा। फिर तुम्हारी तंजीम या हुकूमत अपने जर खरीद को कितनी ही सजा क्यों न देती रहे, तुम्हें उसका कोई फायदा नहीं पहुंच सकेगा। आतिफ का लहजा और अंदाज ऐसा नहीं था कि डेवी पर असर न पड़ता। वो बाहर की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बोला, ओके, गुड बाय मिस्टर आतिफ, मैंने तुम्हारे भले की बात की थी। इरफान भी उसके साथ बाहर की तरफ बढ़ गया, जबकि आतिफ एक मर्तबा फिर गहरी सोचों में खो गया। खाने का पूछने के लिए आने वाली मुलाजिमा को उसने सेहत की खराबी का कहकर टाल दिया था। उसको वापस गए चंद लम्हे नहीं गुजरे थे कि उसकी अम्मी परेशान सी वहां आन मौजूद हुई। क्या बात है चंदा, खाना क्यों नहीं खा रही? उसके माथे पे हाथ रख कर वो उसके बदन की हिद्दत महसूस करने लगी। अम्मी दिन को लेट खाना खाया था, अब तबीयत नहीं कर रही। उसकी माँ बोली, मगर वो मुलाजिमा कह रही है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो बोली, ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। रक्षंदा उसके माथे पे बोसा देते हुए बोली, मैं तो परेशान ही हो गई थी। हिना बोली, आप तो बस यूं ही परेशान हो जाती हैं। माँ की शफकत भरी पेशानी ने उसकी आंखों को नम कर दिया था। वो बोली, अच्छा अब सो जाओ, और रात गए भूख लगे तो मुझे आवाज दे देना, खाना गर्म कर दूंगी। उसने इस बात में सर हिलाया, ठीक है मम्मी, और रक्षंदा बेगम उसे चादर उड़ाती हुई बाहर निकल गई। हिना एक मर्तबा फिर सोचों में गुम हो गई।
اسماعیل شاہ کی مائیت میں گزرے واقعات اس کے دماغ کی اسکرین پر کسی فلم کی طرح متحرک تھے۔ میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی شہزادی تھی، اور پھر ٹریننگ سینٹر میں ہر رات کے لیے نیا ساتھی میسر تھا۔ اس کے دماغ میں اسماعیل کی آواز گونجی اور اس نے سوچا کیا یہ جھوٹ تھا؟ اس کی مردانگی کے دعوے صرف مجھے گمراہ کرنے کے لیے تھے، پر کوئی اتنا بڑا اداکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اسماعیل شاہ کی محبت سے بھرا دل کب اتنی جلدی ہار مان سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں میں جلتے محبت کے دیپ، اس کی باتیں، اس کا انداز، اور پھر اس نے مجھ سے باپ کے خلاف کوئی کام نہیں لینا چاہا۔ آخر وہ مجھے کیسے استعمال کر رہا ہے؟ تمہیں جان سے پیارے والد سے متنفر کر دیا ہے، یہ کیا کم ہے؟ ہنا کی پریشان سوچیں اسی طرح سرگردہ رہیں۔ کبھی دل کا پلہ بھاری پڑ جاتا تو کبھی دماغ اس پر حاوی ہو جاتا، اور پھر عاطف کے متعلق تو سوچ کر اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ بھیا کا کردار اتنا گرا ہوا، وہ ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر اس کے ساتھ اپنے والد کے ہاتھ میں تھاما ہوا قرآن مجید اس کی نظروں میں گھوما۔ نہیں پاپا اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ان گڑمٹ سوچوں نے اس کے دماغ کی چولیں ہلا دی تھیں۔ رات کے 2 بجنے والے تھے جب اس نے تپائی پر پڑا فون اپنی جانب کھسکایا، مگر پھر کچھ سوچ کر واپس رکھ دیا۔ آخر وہ اسماعیل شاہ سے کیا پوچھتی؟ کیا تم مرد نہیں ہو؟ اگر وہ کہہ دیتا ہاں نہیں ہوں، تب کیا اس کی چاہت جھوٹی ہو جاتی یا ہنا اسے بھلا پاتی؟ کافی دیر خود کو سمجھانے اور تسلی دینے کے باوجود وہ خود کو باز نہ رکھ سکی، اور یہ سوچ کر اسماعیل شاہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی کہ اپنے سے کیا پرتا؟ جس مرد سے اس کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی تھی، اسے احساسات کا کیا پرتا؟ اس کا موبائل روڈز نے چھینا تھا اور پھر اسے واپس نہیں ملا تھا، مگر اپنے شاہ جی کا نمبر تو اس کے دل پر لکھا ہوا تھا۔ بدقسمتی سے نمبر اسے بند ملا۔ ریسیور کریڈل پر رکھ کر وہ ایک مرتبہ پھر سوچوں میں کھو گئی۔ اسماعیل شاہ کے نمبر بند رکھنے کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ اب اس سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اس نے سوچا تو نہ رکھے، میں کب مری جا رہی ہوں؟ دھوکے باز جھوٹا۔ اس کے دل میں عجیب دکھ بھری تلخی ابھری۔ اس سے لیٹا نہ گیا اور وہ اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ غم زیادہ تھا اور اسے برداشت کرنے کا حوصلہ کم تھا۔ اسے شدت سے کسی غم گسار کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ڈائری نکال کر اس نے اپنی سہیلی کرن کا نمبر دیکھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب اس کی انگلیاں کرن کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ چند گھنٹیوں کے بعد فون ریسیو کر لیا گیا۔ ہیلو۔ کرن کی نیند کے خمار میں ڈوبی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی اور ہنا کے ضبط کے دھارے ٹوٹ گئے۔ ارے اے ہنا، تم کیا ہوا میری جان؟ کرن کی نیند اڑ گئی تھی، مگر ہنا کوشش کے باوجود کچھ نہ بتا سکی، بس اس کی سسکیاں گونجتی رہیں۔ وہ مستفسر ہوئی، انکل آنٹی تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بمشکل بول پائی، جی خدا نخواستہ شاہ جی کے ساتھ تو حادثہ نہیں پیش آ گیا؟ کرن امکانی گھوڑے دوڑانے لگی۔ وہ بولی نہیں۔ کرن جھلا گئی، کچھ پتا تو چلے؟ وہ بولی کچھ نہیں، بس سو جاؤ۔ کرن نے کہا یہ خوب رہی، یہی کہنے کے لیے جگایا تھا۔ ہنا بولی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کہوں۔ کرن بولی کچھ پتا تو چلے تو تسلی یا مشورہ دوں گی نا؟ ہنا بولی پاپا کہتے ہیں شاہ جی نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ کرن نے کہا کھودا پہاڑ اور چوہا بھی نہ نکلا، عقل کو ہاتھ مارو۔ اور یہ انکل کو تم دونوں کے تعلقات کا کب اور کیسے پتا چلا؟ ہنا بولی میرا خیال ہے میں اپنی بات کی وضاحت نہیں کر سکی ہوں۔ کرن نے کہا تمہارا خیال بالکل ٹھیک ہے۔ جواباً ہنا کو ساری تفصیل دہرانی پڑی۔ کرن بولی تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ انکل اگر تمہارے بھلے کا نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ اور ان کی بات سے اتفاق کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ہنا بولی تو کیا کروں، شاہ جی کو بھلا دوں؟ بھیا سے تصدیق کیے بغیر ناتا توڑ لوں؟ کرن بولی قرآن مجید سے بڑی تصدیق کیا ہو سکتی ہے؟ انکل اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتے، اور جہاں تک تعلق ہے تیرے شاہ جی کا تو اس سے بات کر کے پوچھ لو یا اس کے پاس جا کر اپنا شک دور کر لو۔ آخری بات کرن نے قہقہا لگا کر کی۔ ہنا اس کے قہقہا لگانے پر چڑ گئی، بولی تو کر لوں گی نا، میرا اپنا شاہ جی ہے۔ کرن بولی تو جاؤ، رات کے 3 بجے میرا دماغ کیوں خراب کر رہی ہو؟ ہنا بولی کرن میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ بھیا کے پیسے لینے کے پس پردہ کوئی دوسری بات ہے؟ کرن بولی یار کسی ایک کی بات تو پوری ہونے دو، شاہ جی کی بات کرتی ہو تو تیرا بھیا کودتا ہے اور اس کا ذکر چھیڑوں تو شاہ جی آ دھمکتا ہے۔ ہنا نے کہا کرن کی بچی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ وہ بولی اچھا پہلے عاطف صاحب کے بارے میں سنو، اگر اس نے یا اس کے آدمیوں نے انکل کو زد و کوب کیا ہے اور بعد میں عاطف صاحب نے انہیں رقم لے کر رہا کر دیا ہے تو اس میں 2 احتمال ہیں، ایک تو انکل مجرم ہے پھر اس نے رشوت لی ہے، اور اگر انکل بے گناہ ہے پھر اس نے ظلم کیا ہے، تیسری کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ ہنا بولی کرن تم بھیا سے نہیں ملی ہونا اس لیے تم ایسی بات کر رہے ہو۔ کرن بولی شرم کرو، کیا انکل قرآن مجید اٹھا کر جھوٹ بول رہے تھے؟ ہنا گھبرا گئی، میں نے یہ تو نہیں کہا، میرا مطلب یہ تھا کہ شاید پاپا کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو یا بھیا نے کچھ سوچ کر یہ حرکت کی ہو۔
किरण बोली, बिल्कुल, हर आदमी अपने मुस्तकबिल का सोचता है और फिर तेरी शक्ल सूरत तो बड़े बड़ों की मत मार देती है। वो गरीब अगर तुझसे शादी का सोच बैठा तो क्या बुरा है। हिना बोली, बकवास बंद करो, वो मेरा भाई था, है और रहेगा। किरण ने कहा, तो बहन साहिबा अपने भाई से ही पूछ लो ना, मेरा मगज क्यों चाट रही हो। हिना बोली, डरती हूँ। पूछा, किस बात से। बोली, अगर झूठ हुआ तो उसका सामना कैसे करूंगी, और अगर सच हुआ तो फिर। किरण बोली, ये लड़की बात सुनो, ये जो तुम कर रही हो ना, इसे मशवरा लेना नहीं कहते, तुम बस टाइम जाया कर रही हो, वरना तुमने करना वही है जो तुमने पहले से सोचा हुआ है। हिना बोली, अच्छा शाहजी के बारे में तुम्हारा क्या अंदाजा है। किरण बोली, उसका तुम्हें ज्यादा तजुर्बा है, मैंने तो उसकी शक्ल शरीफ भी नहीं देखी। हिना बोली, पता है पिछले 3 दिन हमने इकट्ठे गुजारे हैं, रात गए उसके साथ मुख्तलिफ मौजूआत पर गपशप होती रही। मजाल है उसने कोई गिरी हुई हरकत की हो। इससे पहले जब उसने मुझे अगवा किया था उस वक्त भी मैं करीबन हफ्ता भर उसके पास कैद रही थी, तब भी मुझे उसकी नजरों में कोई मैलापन नजर नहीं आया। और आखिरी दिन की कहानी तो मैं इससे पहले भी तुम्हें तफसील से सुना चुकी हूँ कि कैसे उसने नशे की हालत में भी मुझे माफ कर दिया था। किरण बोली, तो साफ कहो ना, अंकल ठीक कह रहे हैं, आज का नौजवान ऐसा कैसे हो सकता है। हिना बोली, क्यों नहीं हो सकता, मोहब्बत करने वालों के नजदीक जिस्मानी ताल्लुकात की कोई हैसियत नहीं होती। किरण बोली, बड़ी आई लैला की नानी, मोहब्बत का दावेदार तो वो खबीस कामरान भी था। किरण को अपना प्रेमी याद आ गया और वो बोली, एक ही दफा गलती की थी, उससे अकेले में मुलाकात की, अल्लाह ने बचा लिया, वरना उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हिना बोली, कामरान और शाहजी में जमीन आसमान का फर्क है। हिना ने कहा, सही कहा, वो मर्द है और ये उसे प्यार करने वाली ही को पता नहीं कि क्या है। हिना बोली, अच्छा अगर पापा की बात सही हुई तो क्या उससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि उसकी मोहब्बत झूठी है। किरण बोली, कहते हैं खूबसूरत औरतें बेवकूफ और अहमक होती हैं, मेरा ख्याल है तुम इस किस्म की बातें करके अपनी खूबसूरती पर मोहर सब्त कर रही हो। वो बोली, किरण प्लीज मजाक नहीं। किरण ने कहा, ये हकीकत है, बेवकूफ अगर अंकल की बात सच है तो इस्माइल की सच्ची मोहब्बत भी तेरे किस काम की। किरण ने कहा, भूल है तुम्हारी, मुझे वो इस खामी समेत कबूल है। किरण ने कहा, फितरत से बगावत करके जिंदा रहना सिर्फ फिल्मों और कहानियों में मुमकिन है। हिना ने कहा, हाँ मगर शाहजी के बगैर भी तो नहीं रह सकती ना। किरण बोली, आतिफ साहब से तुमने तस्दीक नहीं करनी और इस्माइल शाह से कतई ताल्लुक नहीं करना, तुम्हारा यही फैसला गुफ्तगू की इब्तिदा में था और अब भी कायम है। मुझे बेआराम करना फकत सूरत हाल से आगाह करना था। हिना बोली, तो क्या मैं आपको जगाने का हक नहीं रखती। उसके लहजे में खफगी का अंसर नुमाया था। किरण ने जल्दी से जवाब दिया, क्यों नहीं मेरी जान। हिना बोली, बस बस मुझे पता चल गया है तेरी हमदर्दी का, बार बार यही ताने दे रही हो कि तुम्हें नींद से जगा दिया, बेआराम कर दिया। किरण बोली, बाखुदा ऐसी कोई बात नहीं चंदा, मेरे कहने का मकसद ये है कि अपने बाप की बात को भी अहमियत दो। आतिफ ने अंकल से रिश्वत ली है और ये इस बात का वाज़े सबूत है कि उसका किरदार भी एक आम पुलिस वाले की तरह है। तुम्हारी इज्जत और एहतराम इस वजह से था कि तुम एक सेठ की बेटी थी, वरना शायद वो तुमसे बात भी करना गवारा न करता। ये भी कंफर्म है कि उसने अंकल को गिरफ्तार करने के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया है। इसका वाज़े सबूत यह है कि उसने तुम्हें तुम्हारे महबूब इस्माइल शाह के खिलाफ भी इस्तेमाल किया। और याद रखना, ये खुफिया पुलिस वाले इंसानी नफ्सियात से खेलने के माहिर होते हैं। उसे पता था कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है, इस वजह से उसने भाई बनकर तुम्हें इस्माइल के खिलाफ इस्तेमाल किया। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, अंकल के खिलाफ भी उसने बहुत सारी मालूमात तुमसे ही हासिल की होंगी। इसी तरह इस्माइल शाह ने तुम्हें मोहब्बत के झूठे जाल में फांसा, वरना ये मुमकिन नहीं कि वो तुमसे तो बे इंतहा मोहब्बत करता हो और अंकल का बदतरीन दुश्मन हो। तुम्हारी इतनी ज्यादा कुर्बानियों के बावजूद तुम्हारी दरखास्त को दरखौर एतना न समझना जाहिर करता है कि उसके दिल में तेरी जर्रा भर मोहब्बत नहीं है, बल्कि वो तुम्हें अंकल से बरगश्ता करके अंकल से बहुत भयानक इंतकाम ले रहा है। और इस बात में तो कोई शक भी नहीं है कि अंकल तुम्हें बेइंतहा चाहते हैं। हिना बोली, तुम मेरी परेशानियों में इजाफा कर रही हो। उसके जहन में कुलबुलाते अंदेशे हकीकत का रूप धारने लगे। किरण बोली, मुझे फख्र है कि यूनिवर्सिटी भर में फकत मुझे ही तुमने दोस्ती के काबिल समझा। मैं भी तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहती हूँ। तुम्हारा दुख मुझे अपना दुख महसूस होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें झूठी तसल्लियां देना शुरू कर दूं। इन दोनों मर्दों का किरदार कल को वैसे ही खुलकर सामने आना था। अच्छा हुआ कि जल्दी पता चल गया। कल के रोने से आज के आंसू बेहतर हैं। मेरा अंदाजा है कि अंकल ने तुमसे इसलिए खुलकर बात की है कि वो तेरी शादी करना चाहते हैं और तेरी मर्जी उनके लिए बहुत अहमियत की हामिल है। अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो हाँ करने में ही तुम्हारी बेहतरी है। हिना बोली, किरण तुम जानती हो शाहजी के लिए मेरे दिल में क्या जज्बात हैं, फिर भी ये मशवरा दे रही हो। वो बोली, हाँ क्योंकि इसी में तुम्हारी बेहतरी है और मैं तुम्हारी बेहतरी की ख्वाहा हूँ। हिना बोली, अपनी बेहतरी पास ही रखो। अगर शाहजी नहीं तो कोई नहीं, अगर वो धोखेबाज है तब भी उसकी जगह
कोई नहीं ले सकता, यूं भी मैं मुनाफिकत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। किरण ने हैरानी से कहा, मुनाफिकत से तेरी क्या मुराद है? वो बोली, दिल में शाजी हो और मैं किसी दूसरे की आगोश में पड़ी हूँ तो तुम्हारे ख्याल में ये क्या है? इसी तरह शाजी के साथ मेरा जो ताल्लुक रह चुका है, क्या उसके बाद कोई गैरतमंद मर्द मुझे शरीक हयात के तौर पर कबूल कर लेगा? किरण वसूख से बोली, एक नहीं कई जवान दिलो जान से कबूल कर लेंगे। हिना बोली, मोहतरमा, ना तो मुझे दौलत के लालची दरकार हैं और ना ही मैं जाहिरी चकाचौंध और हुस्न पर मर मिटने वालों की ख्वाहिशमंद हूँ। मुझे वो चाहिए जो मेरी रूह से मोहब्बत करता हूँ। किरण बोली, और ऐसा तेरे ख्याल में सिर्फ शाजी है? उसके लहजे में तंज की आमेजिश थी। हिना बोली, बेशक शाजी ऐसा ही है। हिना बोली, अच्छा मेरी माँ, जो चाहे करो और अब मुझे बख्शो के अजान शुरू हो चुकी है। हिना बोली, अच्छा वादा करो कल मेरे पास आओगी? वो बोली, ओके, मैं यूनिवर्सिटी से सीधा तुम्हारे पास आऊंगी, खाना इंशाल्लाह इकट्ठे खाएंगे और हाँ, याद से कोई अच्छी सी डिश बनवा लेना। और हिना ने खुदा हाफिज कहते हुए फोन बंद कर दिया। नींद अब भी उसकी आंखों से कोसों दूर थी। किरण से बात करने के बाद भी वो किसी वाज़े फैसले पर पहुंचने से कासिर रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। कराची के इलाके का इलाहाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां, एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम ज़माना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी ISI के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां। स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल।